हरिद्वार नाम के एक गांव में दीपिका नाम की एक धनवान रहती थी, जो अकेली अपने बड़े बड़े व्यापारियों को संभालती थी। दीपिका बचपन से ही धनवान है और जब से उसे अकल आई है, तब से वो अपने पिता से व्यापार करना सीख रही थी और आज वो उनसे भी बेहतर है। और व्यापार करने दीपिका के लिए एक मामूली सी बात है। माँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। आप आ रही हो या मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं? 1 मिनट बेटा, आ रही हूँ। उसी गांव में खुशबू नाम की एक और महिला रहती है, जिसकी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी है और वो सड़क के किनारे एक छोटी सी रेहड़ी पर जलेबी बेचती थी और अपने बेटी प्रियंका को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। देखिए खुशबू जी, ये आखिरी बार है। अगले महीने अगर फीस नहीं दिया तो मजबूरन हमें प्रियंका को स्कूल आने से रोकना होगा। मैं कैसे भी करके अगले महीने सारे पैसे दे दूंगी मास्टर जी। और इस महीने बच्चों के टैलेंट कंपटीशन भी है ना। प्रियंका काफी होशियार लड़की है, किसी न किसी विषय में वो जीत जाएगी। मैं भी यही सोचकर उसे पेंटिंग के क्लास में फ्री में भेज रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही है। तब खुशबू गुस्सा हो जाती है और प्रियंका से सवाल करती है। तब वहाँ पर खड़ी हुई दीपिका की बेटी कहती है कि प्रियंका ने उसे रनिंग रेस में हराने की चुनौती दी है। वो बात सुनकर दीपिका एकदम से हंसती है और कहती है कि औकात तो देखो अपनी, मेरी बेटी से जीतना तो दूर, वो रेस में मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आएगी। दुनिया का बेस्ट ट्रेनर ट्रेन करता है उसे, और तुम सड़क के किनारे जलेबी बेचकर मेरी बेटी से अपनी बेटी का मुकाबला करवाना चाहती हो। फटीचर लोग बेइज्जती करवाने से बस नहीं आएंगे। ऐसे दीपिका खुशबू और उसकी बेटी को काफी बातें सुनाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे पलटकर एक बात भी नहीं कहता है। दीपिका को जितना कहना था वो कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेडमास्टर उन्हें दिल छोटा ना करने के लिए कहता है, लेकिन खुशबू हेडमास्टर को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद खुशबू अपनी रेहड़ी के पास चली जाती है और प्रियंका मुंह हाथ धोकर ग्राउंड चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और दीपिका हर रोज अपनी ऑफिस को जाते वक्त खुशबू का खूब मजाक उड़ाते हुए एक छोटी बच्ची की तरह हंसते हुए वहाँ से जाती है। फिर एक दिन कंपटीशन वाला दिन आता है। प्रियंका उस रेस में ऐसे भागती है कि बाकियों की आधी रेस खत्म होने से पहले ही उसकी पूरी रेस खत्म हो जाती है और वो रेस जीत भी जाती है। प्रियंका को इनाम में ढेर सारी रकम है और 1 साल फ्री पढ़ाई का इनाम मिलता है। वो सब देखकर दीपिका अपने आप को रोक नहीं पाती है। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए जीत गई वो। मैडम जी, मेरी जीत को किस्मत का नाम मत दीजिए। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। किसी महंगे या सस्ते ट्रेनर के भरोसे नहीं जीती हूँ मैं। जुबान संभाल कर बात करो लड़की। हमारे सामने ठहरने की हासियत नहीं है तुम्हारी और हमसे जुबान लड़ा रही हो। जानती हो कितना बड़ा बिजनेस है मेरा? मैडम जी, किस्मत हमारी नहीं आपकी अच्छी है। मेरे माँ बाप ने मुझे शुरुआत के लिए एक जलेबी की रेहड़ी थी और आपको आपके माँ बाप ने बड़ा सा व्यापार दिया है, और मैं आगे चलकर मेरी बेटी को जो दूंगी वो उसकी किस्मत नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे खुद की किस्मत लिखना सिखा रही हूँ। अब ये आप पर है कि आप अपनी बेटी को खुद की किस्मत देंगी या उसकी किस्मत किसी कोच को देंगी, या उसे उसकी किस्मत खुद लिखने देंगी। ये कहते हुए खुशबू अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और उन पैसों से एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल लेती है। दीपिका को भले ही अपने पैसों का घमंड था, लेकिन वो काफी समझदार भी थी।
इसलिए तो वो इतने बड़े बिजनेस को अकेली संभाल रही थी। दीपिका खुशबू की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। कुछ दिनों बाद दीपिका अपनी बेटी को लेकर खुशबू की मिठाई की दुकान पर आती है। हमारे इस अमीर और गरीब के बिजनेस को साइड में रखते हैं। तुम काफी अच्छी माँ और समझदार महिला हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम्हारी और मेरी बेटियाँ अच्छे दोस्त बनकर एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी अपनी बेटी को उसकी किस्मत खुद लिखना सिखाना चाहती हूँ। खुशबू खुशी खुशी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों भी आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उदारपुर नाम के गांव में गंगा नाम की एक छतरी बेचने वाली रहती थी। गंगा जो भी छतरियाँ बेचती थी वो खुद ही बनाया करती थी। इसलिए गंगा की छतरियाँ अनोखी होती थी। इसलिए बारिश और गर्मियों में भी उसका व्यापार अच्छे से चलता रहता था। गंगा बेटा, मेरे लिए बड़ी वाली लेकिन हल्की सी छतरी दे दो। उन पुरानी छतरियों को मैं अब पकड़कर चल नहीं पा रहा हूँ। ये ले लीजिए चाचा जी, ये छतरी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। ना बड़ी है और ना ही छोटी है। वो बूढ़ा आदमी गंगा को पैसे देकर वो छतरी खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे गंगा अपनी छोटी मोटी कमाई से अपने बीमार पति का इलाज करवाते हुए और बेटी को स्कूल भेजते हुए जिंदगी गुजार रही थी। गंगा की दुकान के ठीक सामने सड़क के उस पार हरिया नाम का एक और छतरी बेचने वाला रहता था। हरिया को छतरियाँ बनाना नहीं आता था, इसलिए वो शहर के बड़े बाजार में जो छतरियाँ मिलती थी वही खरीदकर लाकर बेचता था। इसलिए उसका ज्यादा व्यापार नहीं होता था और वो मन ही मन में गंगा से जलने लगता था। हर शाम को गंगा अपनी बेटी और पति के साथ मिलकर सुकून से खाना खाती थी। आज सब्जी अच्छी बनी है, क्या बात है? सब्जी तो हर रोज अच्छी ही बनती हूँ, लेकिन आपको तारीफ करना आता कहाँ है। ऐसे गंगा के घर में हर रोज खुशियाँ होती थी, लेकिन हरिया के घर में शांति और सुकून छोड़कर सब कुछ था। आज फिर से खाली हाथ लौट कर आए हो? पता नहीं किसी घड़ी में मैं तुमसे शादी की थी, जो इतना नालायक पति मिला है मुझे। मैं और भी क्या कर सकता हूँ? वो छतरी बनाना जानती है, इसलिए अपनी मर्जी से बनाकर बेचती है। मुझे छतरी बनाना आता तो शायद मैं भी वैसे ही छतरियाँ बनाकर बेचता। ऐसे जहीलों वाली बातें मत करो। बना नहीं सकते तो क्या हुआ, चुरा तो सकते हो ना। आज रात को मौका देखकर उसकी सारी छतरियाँ चुरा लेंगे। हरिया पहले तो अपनी पत्नी को मना करता है, फिर जब वो उसे फिर से डांटने लगती है तब हरिया चुपचाप अपनी पत्नी की बात मान लेता है और आधी रात को चुपके से गंगा के घर में घुसकर गंगा की सारी छतरियाँ चुरा लेता है और उन छतरियों को अपने घर ले जाकर जला देते हैं। अगले दिन सुबह गंगा अपनी दुकान पर लेकर जाने के लिए छतरिया को देखा तो कमरे में एक भी छतरी नहीं थी। शायद पिंकी फिर से छतरियों को साफ करने के लिए बाहर लेकर गई होगी। ये कहते हुए गंगा अपनी बेटी को ढूंढते हुए घर के बाहर देखती है। पिंकी अपनी गुड़िया को लेकर हरिया की बेटी के साथ ही खेल रही थी। उसके पास कोई छतरी नहीं थी। पिंकी बेटा, क्या तुमने घर से छतरियाँ बाहर निकलती आज सुबह? नहीं माँ, मैं तो आज उन छतरियों वाले कमरे में ही नहीं गई थी। गंगा काफी परेशान होती है और शहर जाकर दूसरी छतरियाँ बनाने के लिए सामान खरीदकर लेकर आने का सोचती है। तभी वो पिंकी के साथ खेल रही हरिया की बेटी पिंकी से ये कहते हुए सुनती है, रात को
माँ और पिताजी कहीं से ढेर सारी छतरियाँ लेकर आकर उन्हें ऐसे ही आग लगाकर जला रहे थे, पता नहीं क्यों। गंगा उस लड़की की बात सुनकर सब समझ जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त उसे रास्ते में हरिया नजर आता है, जो रंग बिरंगी छतरियाँ बड़े ऊंचे दाम में बेच रहा था। गंगा उसे देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हरिया उसके इस बर्ताव से ये समझ जाता है कि गंगा को उसकी हरकत के बारे में पता चल गया है। इस बार छतरियाँ बनाने का सामान लेकर लौटती है। तब वो सिर्फ रंगीन छतरियाँ नहीं बनाती है, वो हर उम्र के लोगों के लिए उनके हिसाब से अलग अलग स्टाइल की छतरियाँ बनाती है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए छोटी छतरियाँ और छतरियों पर लटकते हुए छोटे छोटे खिलौने, बड़ी लड़कियों और महिलाओं के लिए चमकीली छतरियाँ और आदमियों के लिए उनकी पसंद की। ऐसे गंगा का व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ लेता है और हरिया की रंगीन छतरियाँ उसी के पास रह जाती है। हरिया की पत्नी उसे एक बार और गंगा के घर चोरी करने के लिए कहती है। पत्नी से डरकर हरिया फिर से गंगा के घर में घुसता है, लेकिन इस बार गंगा उसी का इंतजार कर रही थी। घबराओ मत हरिया भाई साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे मुझ जैसी गरीब के घर चोरी करना सही बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छतरियाँ बनाना सिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसे मेरे जीने की उम्मीद मुझसे मत चुराओ। हरिया को गंगा की बातें सुनकर काफी शर्मिंदा महसूस होती है और वो उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। अपने घर आए हुए चोर को भी मदद करना चाहती हो। मैं आपसे छतरियाँ बनाना तो सीखूंगा, लेकिन व्यापार किसी और गांव में जाकर करूंगा। इससे ना तुम्हें तकलीफ होगी और ना ही मुझे। ये कहते हुए हरिया वहाँ से चला जाता है। गंगा ने जैसा कहा था वैसे ही हरिया को छतरियाँ बनाना सिखा देती है और दोनों अलग अलग गांव में अपना व्यापार अच्छे से करके खुशी से रहने लगते हैं।